आज मुझे पहली बार तुम्हारा पति होने में गर्व महसूस हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ मेरे गहने कहाँ हैं? पर अभी तो तुम कह रही थी तुम्हें गहने से कोई लेना देना नहीं। देखिए, हम शिक्षा का महत्व समझते हैं, लेकिन लड़कियों को भला विद्यालय जाने की जरूरत ही क्या है? ये जरूरी तो नहीं कि लड़कियां सिर्फ भोजन ही पकाएं। पर हम सब जानते हैं कि स्त्रियां घर में ज्यादा सुरक्षित है। किन किन लोगों से मिली आज? कितने लोग तैयार हो गए अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने? एक भी नहीं। एक भी नहीं? चलो उधर रख लो। अरे क्या हुआ? अगर इसे विद्यालय नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, पर खाना तो खत्म करो। सोच क्या रहे? कस के मारो इस पत्थर पर एक लात, क्योंकि यही पत्थर हमारी और समाज की सारी मुश्किलों की जड़ है। कौन है ये पत्थर? पेशवा। पेशवा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो उस्मान। ये पेशवा ही है जो ज्योति और सावित्री के मार्ग को रोक रहा है। ये पेशवा ही है जो लड़कियों को उनके घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहा। पेशवा ही है जो समाज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और एक हम है जो इसी पत्थर को टीक कर पूज रहे हैं। वाह! ये पत्थर तो पूरे पूना की अकल पर पड़ा है पंडित। अरे इसीलिए तो मुझे ज्यादा क्रोध आ रहा है उस्मान। रास्ते में पड़े इस पहाड़ को हम लोग पूज रहे हैं और ज्योति और सावित्री की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मियां कुछ करना पड़ेगा, मियां लोगों को समझाना पड़ेगा। हम लोग इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। पंडित, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अभी हम उन लोगों को नहीं समझा सकते। वो कहते हैं ना कि बंदर को ज्ञान देना मतलब अपना ही घर उजाड़ना। तो क्या हम हार मान ले? नहीं, अभी हमें इंतजार करना होगा। तब तक जब तक ये बंदर इंसान नहीं बन जाता। लेकिन उस्मान मियां, ये लोग बंदर से इंसान तब बनेंगे जब इनको शिक्षा प्राप्त होगी, और शिक्षा के मार्ग तो ये पत्थर पड़ा है। पंडित, ज्योति और सावित्री पर भरोसा रखो। देखना, एक दिन उनकी कोशिश से इन गलियों में शिक्षा की ऐसी लहरें उठेंगी कि ये पेशवा जैसे पत्थर अपने आप अपना चलन बदल देंगे। श्रीपद, अब इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? शिक्षा के महत्व को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हें भी पता है कि सुमति के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। लड़कियों के लिए शादी से अधिक जरूरी है शिक्षा। मैं इस बात को समझता हूं, पर पेशवा, पेशवा? क्या तुम भी पेशवा से डरते हो? क्या तुम भूल गए हम क्या सीखे थे लहू जी के अखाड़े में? समाज के लिए हमें निडर होकर कार्य करना है। ज्योति, अब लहू जी के अखाड़े वाला समय नहीं है। तब हम बच्चे थे, पर अब दुनिया की सच्चाई जानते, समझते। पर फिर भी मुझे लगता है मेरी बेटी पढ़े। तो आप सुमति को विद्यालय भेज रहे हैं? हाँ, मैं उसे विद्यालय भेज सकता हूं, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त?
मैं अपनी बेटी की इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं कर देना चाहता। मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। पर साथ ही मैं पेशवा से कोई भी टकराव नहीं मोल लेना चाहता। इसलिए अगर तुम लोग मुझसे वादा करो कि ये विद्यालय गुप्त रूप से चलाओगे, मतलब किसी को पता नहीं चलने दोगे कि मेरी बेटी आपके यहाँ विद्यालय में आती, तो मैं विद्यालय भेजने के लिए तैयार हूं। श्रीपत, लेकिन हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लड़कियों का विद्यालय खोल रहे हैं क्योंकि हमें समाज को बताना है लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। उनके दिमाग में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जो गलतफहमी है वो हमें दूर करनी है। अगर हम अपना विद्यालय गुप्त रूप से चलाएंगे तो हम लोगों को कैसे बता पाएंगे? फिर मुझे माफ कर दो। मैं सुमति को विद्यालय भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। और अगर हम आपकी बात मान ले तो? सावित्री, हम इसकी शर्त कैसे मान सकते हैं? अगर हम विद्यालय गुप्त रूप से चलाएं तो? सावित्री, ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं अपनी बेटी का भला ही चाहता हूं। सेठ जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि विद्यालय हम गुप्त रूप से चलाएं या खुले रूप से? हमारा मकसद तो लड़कियों को शिक्षित करना है ना। सिर्फ लड़कियां शिक्षित होनी चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि सुमिति विद्यालय आ रही है, ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी अभी पढ़ेगी, विद्यालय जाएगी। सुमिति, इधर आओ। सुमति, तुम देखना, तुम्हें पढ़ाई करने में खेलने से भी अधिक मजा आएगा। सच? सच। पेशवा जी महाराज, उस ज्योति का जीवन तो नर्क हो गया। अब वो उस दिन को कोस रहा होगा जिस दिन उसने विद्यालय खोलने की सोची। धर्म एव हतो हंति, जो धर्म के विरुद्ध जाता है धर्म उसका सर्वनाश कर देता है। अब धर्म के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि जो भी आपके विरुद्ध गया उसका आपने सर्वनाश ही किया। एक बात याद रख लो विठ्ठल, सत्ता चलाने के लिए डर का होना बहुत जरूरी है। आगे किसी ने अगर धर्म सुधार के बारे में सोचा भी तो उसके सामने ज्योति की असफलता का उदाहरण होगा। यदि आगे किसी ने धर्म सुधार के बारे में सोचा भी तो उसे पता चलेगा कि हम उसका क्या हाल कर देंगे। पेशवा जी, आखिरकार दक्षिणा प्राइज कमेटी को अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। ये देखिए, पुरस्कार कमेटी ने ज्योति का नाम वापस ले लिया। लेकिन इसमें तो किसी विठ्ठल दास का नाम है। विठ्ठल दास? पेशवा जी, पेशवा जी, विठ्ठल दास तो मेरा नाम है। पेशवा जी, मेरा नाम है। विठ्ठल,
जो धर्म की सेवा करता है धर्म उसे पुरस्कृत करता है। जी। ये लो, जाओ अपने पत्नी को सबसे पहले ये दिखाओ। जी जी अवश्य, मैं सबसे पहले अपनी पत्नी को ही दिखाऊंगा। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पेशवा जी, फिर भी ये पुरस्कार की राशि कब तक मिल जाएगी? भाई सरकारी मामला है, वक्त तो लगेगा ही। अगर तुम्हें थोड़ी सी जल्दी हो तो तुम्हारा नाम कटवा कर हमारा नाम लगा दे। नहीं नहीं, मुझे देर से भी चलेगा। प्रणाम पेशवा जी। पता है उस्मान, जब से मैंने अपनी बेटी माधवी को यह कहा है कि बेटी तुम पढ़ने जाओगी तो रोज मुझे एक ही सवाल पूछती है, पापा मैं कब से पढ़ने जाऊंगी? कल से। कल से? कल से मतलब? मतलब ये है भाऊ कि कल से हम अपना विद्यालय शुरू कर रहे हैं। सचमुच? देखा तात्या, मैंने कहा था ना कि पूना में शिक्षा की ऐसी लहर उठेगी कि पेशवा जैसे पत्थर अपनी चलन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है उस्मान, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो कौन है जो पेशवा के विरुद्ध जाकर अपनी मुलगी को विद्यालय भेजने तैयार हो गया? श्रीपत। श्रीपत? वो कहाँ मिला तुम्हें? हम बचपन में एक साथ ही लहू जी के अखाड़े में कुश्ती सीखने जाते थे। सावित्री ने मुझे समझाया, अगर पेशवा से टक्कर देनी है तो उतनी हिम्मत सिर्फ लहू जी का शिष्य ही जुटा पाएगा, और इसीलिए हम श्रीपत से जाके मिले। क्या बात है? और वो पेशवा के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि जहां तक मैं उसे जानता हूं उसमें सब कुछ है, लेकिन साहस नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाऊ, लेकिन उन्होंने हमारे सम्मुख एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है भाऊ कि हमें अपना विद्यालय गुप्त रूप से चलाना होगा। गुप्त रूप से? भला वो क्यों? वो इसलिए कि पेशवा को ये पता ना चले कि विद्यालय में किस किस की लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। सा विद्या विमुक्तये। शिक्षा कहते ही उसे जो मुक्त करे। और फिर पेशवा के डर से हम ये विद्यालय कब तक चला पाएंगे? यही बात मैंने भी सावित्री से कही। बस एक बार विद्यालय शुरू हो जाए, फिर हम लोगों का डर भी धीरे धीरे जीत लेंगे। अगर हमें गुप्त रूप से विद्यालय चलाना है तो फिर सावित्री बच्चियों को पढ़ाने नहीं जा पाएगी। भला वो क्यों? क्योंकि अगर सावित्री विद्यालय पढ़ाने जाती है तो लोगों को शक हो जाएगा कि विद्यालय चल रहा है। और अगर विद्यालय चल रहा है ये लोगों को पता चल गया तो पेशवा को ये बात पता करते देर नहीं लगेगी कि किस किस की लड़कियां विद्यालय में पढ़ने जा रही हैं। अगर सावित्री विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएगी तो हम स्त्रियों के सामने कोई उदाहरण नहीं रख सकते। फिर हमारा उद्देश्य तो असफल हो जाएगा। नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, हम श्रीपत को मना कर देते हैं।
नहीं सेठ जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोगों के सम्मुख हमारी विश्वसनीयता घटेगी। तो फिर अब हम क्या करें? विद्यालय में पढ़ाएगा कौन? आपसे बेहतर शिक्षक कौन हो सकता है? नहीं सावित्री, हमने पहले ही तय कर लिया था। स्त्रियों के विद्यालय में सिर्फ स्त्री ही पढ़ाएगी। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे भी तो आप ही ने शिक्षित किया था ना। और अभी हमारा मकसद स्त्रियों को शिक्षित करना है। फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि शिक्षक स्त्री है या फिर पुरुष? और सावित्री, तुम भी तो शिक्षक बनना चाहती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि स्त्रियां शिक्षित हो। मुलगी शिकली प्रगति जाली, और हम किसी भी वजह से प्रगति के इस मार्ग को रोक नहीं सकते। सावित्री सही कह रही है ज्योति। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोगों में यह संदेश जाएगा कि शायद हम विद्यालय नहीं चला पाएंगे। और फिर ज्योति, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे जैसे लोगों के मन से पेशवा का डर हटेगा, फिर सावित्री विद्यालय जा सकती है पढ़ाने के लिए। अरे अब सोच क्या रहे हो? मेरी मुलगी तो कब से प्रतीक्षा कर रही है विद्यालय जाने के लिए। अभी देर मत करो, नहीं तो मुझे उसकी कन्यादान करने की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। हम कल से ही अपना विद्यालय शुरू कर देंगे। इस खुशी के मौके पर मैं और एक खुशखबरी देना चाहता हूं। इस विद्यालय के खर्च में मैं हर माह 5 रुपए दूंगा। भाऊ, आपने तो पहले ही विद्यालय के लिए इतना कुछ किया है। अरे भाई, विद्यालय हमारा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कीमत रुपयों की नहीं, कीमत शिक्षा की। और अगर ये बात है तो मैं तात्या से इस बात पे पीछे रहने वाला नहीं हूं। मेरी तरफ से भी 5 रुपए प्रति माह विद्यालय को जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चियों की शिक्षा में किसी भी तरह की कोई भी बाधा आए। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। अरे काव्या, तुम चुप क्यों हो? तुम भी मेरे साथ साथ बोलो। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। अरे बोलो भी। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। और जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं। जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कोई फर्क नहीं, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। काव्या बेटा, कुंवर नारायण की इस कविता की तरह सावित्री बाई ने भी अंत तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। बचपन से लेकर उन्होंने अपने मस्तक पर न जाने बर्फ के कितने तूफान झेले थे। सच में काका,
बचपन में उन्हें पढ़ाई नहीं करनी थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई। घर की, परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। जबकि ज्यादातर स्त्रियां तो सिर्फ यही सोचकर अपने सपने को छोड़ देती हैं कि अब तो शादी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। पर काव्या, सावित्री बाई इन्हीं दुर्गम वनों को पार कर आगे बढ़ती रही। उन्होंने गोविंदराव की सारी पाबंदियों को पार किया, पेशवा के सारे षड्यंत्रों का सामना किया। इतना ही नहीं, अपने ही घर से बाहर निकाले जाने पर अपने पति का साथ दिया। उनकी हिम्मत बन गई वो। सच में काका, सावित्रीबाई फुले हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमारे लिए एक सीख है। कभी हिम्मत ना हारना, कभी भी गिव अप ना करना, और अंत तक अपनी हिम्मत न हारने की अपनी इसी जिद के कारण सावित्रीबाई आखिर वो कर पाई जो पिछली कई सदियों से नहीं हुआ था। इतने संघर्ष और इतनी लड़ाइयों के बावजूद आखिरकार 1848 में वो स्त्रियों के लिए अपना पहला विद्यालय खोलने में सफल हो गई। ये दिन स्त्रियों के लिए एक नया सवेरा था। हाँ, एक नया सवेरा। आज पहली बार स्त्रियां विद्यालय में आने वाली थी, पढ़ने वाली थी। आज पहली बार काव्या। मैडम, अब हमें इस पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास दक्षिणा प्राइज कमेटी का वो पुरस्कार स्वरूप धन होता तो आज पूना में भी लड़कियों के लिए स्कूल खुल चुका होता। जब उस फिरंग फरार ने कमेटी को पत्र लिखा है तो शंका के लिए जगह ही नहीं रह जाती। लेकिन अगर ज्योति का विद्यालय चल निकला तो मजबूरन कमेटी को पुरस्कार उसे ही देना होगा। पर पेशवा जी, फिर मेरा क्या होगा?